बताई है आपको वो कुछ ऐसी है कि यार देखो, ठोस अवस्था 12वीं कक्षा का प्रथम चैप्टर है, ठीक है। द्रव अवस्था जो है वो मुख्य रूप से भौतिक विज्ञान का विषय होता है, जिसको भौतिक विज्ञान में विस्तृत में पढ़ा जाता है। और तीसरा आता है गैस अवस्था। तो मुख्य रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं बच्चों, एक तो ठोस अवस्था, दूसरी द्रव अवस्था और तीसरी गैस अवस्था। तीनों अवस्थाओं के अंदर ठोस अवस्था 12वीं कक्षा का पहला चैप्टर है जो रसायन विज्ञान के अंदर पढ़ा जाता है। गैस अवस्था जो है बच्चों वो आपने 11वीं कक्षा के अंदर रसायन विज्ञान में पढ़ लिया है। आपने पढ़ा होगा आदर्श गैस के बारे में, आपने पढ़ा होगा वान डेर वाल गैस समीकरण के बारे में, है ना। तो वो बातें आप 11वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर हम मुख्य रूप से ठोस अवस्था पे ध्यान केंद्रित करेंगे। ठोस अवस्था क्या है तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद में इस चैप्टर को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि ये चैप्टर हमको कहाँ ले जाता है, कितना हमको इस चैप्टर के बारे में कितनी गहराई तक हमको ज्ञान होता है, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपको इसके अंदर बहुत मजा आने वाला है और बहुत एंजॉय करने वाले हो आप। जैसे देखो इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको बहुत मजा आने वाला है। शुरुआत में ये कुछ 9वीं 10वीं कक्षा की बातें हैं जिनको सुन करके आपको लगेगी यार ठीक है यार ये 9वीं 10वीं की कक्षा की बातें हैं जो हम क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि पुअर बैकग्राउंड से हैं, उनका बैकग्राउंड, उनका जो मूलभूत, जो उनकी जो आधारभूत चीजें हैं, जो बेसिक फंडामेंटल जो हैं उनके, वो क्लियर नहीं है। तो उनके लिए हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उनको बता देते हैं कि मुख्य रूप से ठोस, द्रव और गैस अवस्था क्या होती है, उनमें क्या क्या अंतर होता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखिए बच्चों, ठोस अवस्था के अंदर आप देख रहे हैं, पहले पेज पे आप देख रहे हैं 3 प्रकार के आप चित्र देख रहे हैं। ठोस के अंदर आप ईंट का चित्र देख रहे हैं, ईंट जो कि आपकी दीवार का निर्माण करती है और दीवार से घर बनता है। छोटी छोटी चीजें मिलकर के बहुत बड़ी चीज का निर्माण करते हैं। आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे लॉजिक पढ़ेंगे, उससे आप पूरा चैप्टर अच्छे से समझ पाएंगे, उससे आप पूरा विषय अच्छे से समझ पाएंगे, सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आप ठोस देख रहे हैं, ईंट एक ठोस का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। द्रव के अंदर आप कुछ पानी के समान ये कुछ रसायन जो बीकर के अंदर भर रखे हैं वो आप द्रव अवस्था के अंदर देख रहे हैं। और तीसरा गैस अवस्था में आपने बलून का चित्र देख रखा है। बलून में क्या होता है, बलून में आप आग लगाते हैं, उससे गैस उत्पन्न होती है और वो गैस क्या करती है, बलून को आकाश में उड़ाने का काम करती है, हवा में उठाने का काम करती है। आपने दिन प्रतिदिन में देखा है हम O2 गैस लेते हैं, सांस लेते तो हमारे अंदर कौन सी गैस जा रही है, O2 गैस। सांस निकालते तो CO2 गैस बाहर निकलती। तो O2 गैस का शरीर में जाना, तो O2 गैस है जो दिखाई नहीं देती, वो गैस अवस्था में। तो हम तो गैस अवस्था की बात करनी होती है, द्रव अवस्था है और ठोस अवस्था। तो ये तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। चलिए अब देखते हैं इन तीनों अवस्थाओं में किस प्रकार का आपको अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए ठोस अवस्था के अंदर क्या होता है, आपको पता है ठोस अवस्था के अंदर बच्चों इनका जो आकार होता है वो आकार बिल्कुल निश्चित होता है। तो ठोस अवस्था के अंदर आकार निश्चित है, तो ठोस अवस्था में आकार निश्चित है, और द्रव अवस्था में आकार क्या है, अनिश्चित, ठीक है। और गैस अवस्था में भी आकार क्या है, अनिश्चित, ठीक है। तो आइए बात करते हैं इनके मुख्य अंतरों की। तो देखिए ठोस अवस्था में आपके आकार जो है वो निश्चित है। चलिए कुछ अंतर देखते हैं। ठोस अवस्था में आकार क्या है, तो ठोस अवस्था में आकार निश्चित है, ठीक है। इसी प्रकार से द्रव अवस्था में आकार, बताइए द्रव अवस्था में आकार क्या होते हैं, बताइए 9वीं 10वीं कक्षाओं में आपने पढ़ा है। जैसे कि पानी है, पानी को आप ग्लास में लेते हैं और उसी पानी को आप जमीन पे फैला दें तो उनमें क्या होता है, उनमें पानी अगर जमीन पे फैला दे तो फैल जाता है, और आप किसी ग्लास में लेते हैं तो उस ग्लास का शेप, बर्तन, उसका आकार, उस बर्तन का आकार वो ग्रहण कर लेता है। आप किसी छोटे उपकरण में पानी लेंगे तो वही पानी जो होगा वो उस उपकरण का आकार ग्रहण कर लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब द्रव में आकार क्या होता है, द्रव में आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। इसी प्रकार से गैस अवस्था की बात करें तो देखिए गैस अवस्था में भी क्या होता है, गैस अवस्था को आप जिस प्रकार के बर्तन में लेते हैं, जिस प्रकार के उपकरण में लेते हैं, वो उस उपकरण का आकार ग्रहण कर लेता है। छोटे अगर उपकरण में लिया तो छोटे उपकरण का आकार ले लेगा, बड़े कमरे में लिया तो बड़े कमरे का आकार वो ग्रहण कर लेगा। तो गैस अवस्था में आकार क्या होते हैं, गैस अवस्था में आकार अनिश्चित होते हैं। तो गैस अवस्था में भी आकार क्या हो जाएंगे बच्चों, अनिश्चित। तो गैस अवस्था में आकार अनिश्चित हो जाएंगे,
ठीक है। इसी प्रकार से जब आयतन की बात की तो बताओ ठोस अवस्था में आयतन क्या होता है? निश्चित। ठोस अवस्था में हमेशा आयतन निश्चित। जैसे मान लीजिए पेंसिल, अभी पेंसिल को मैंने हाथ में पकड़ रखा है इस तरह से, तो इसका आकार हमेशा फिक्स है, इसका आयतन भी हमेशा निश्चित रहेगा, ये इसी आयतन की रहेगी। इसको मैं कहीं भी ले जा करके रख दूं, बीकर में रखूं, बर्तन में रखूं, ग्लास में रखूं, कहीं भी रखूं, हमेशा इसका आयतन जो वो निश्चित रहेगा, कभी भी इसका आयतन परिवर्तित नहीं होता है। इसी प्रकार से द्रव के अंदर भी होता है। द्रव का क्या होता है? द्रव का आयतन भी निश्चित होता है। द्रव के आयतन के अंदर देखा जाए तो मान लो आपने 5 लीटर पानी किसी ग्लास में लिया, तो अगर वही 5 लीटर पानी आप किसी और बर्तन में लेंगे तब भी उसका आयतन निश्चित रहेगा। तो द्रव अवस्था में आयतन निश्चित होता है। लेकिन गैस अवस्था में क्या होता है? गैस अवस्था के अंदर क्या होता है? जिस कमरे में आपने गैस ले रखी, मान लो आपने 5 लीटर के बर्तन में गैस ले रखी, तो जो गैस होगी वो 5 लीटर के बर्तन का आयतन ले लेगा। आपने मान लो उसी गैस को बड़े बीकर में रखा है, बड़े कमरे में रखा है, तो उस कमरे का जो आयतन होगा, मान लो आपने 10 लीटर के बर्तन में आपने गैस को रखा है, तो वो उस बर्तन का आयतन ले लेगा। मान लो आपने 15 लीटर के बर्तन में गैस को रखा है, तो वो उस 15 लीटर के बर्तन के अंदर उसका आयतन ग्रहण कर लेगा। मतलब कि इसमें आयतन द्रव और ठोस में तो निश्चित होता है, लेकिन गैस में क्या होता है? अनिश्चित। तो आयतन की बात की जाए तो देखिए, आयतन जो होता है वो ठोस में निश्चित होता है और द्रव में भी आयतन क्या होता है? आयतन निश्चित होता है। ठीक है। लेकिन गैस अवस्था में आयतन क्या होता है? आयतन अनिश्चित। जिस प्रकार के बर्तन में आप गैस लेंगे उसका आयतन ग्रहण कर लेगा। तो यहां आयतन क्या हो जाएगा? अनिश्चित। मतलब कि गैस अवस्था में आकार भी अनिश्चित है और आयतन भी अनिश्चित है, लेकिन द्रव के अंदर केवल और केवल आकार अनिश्चित है, आयतन अनिश्चित नहीं है, आयतन निश्चित है। चलिए अब बात करें, देखो अब आते हैं थोड़े लॉजिक पे। कोई मुझे बताएगा कि द्रवों में आकार निश्चित क्यों है? सॉरी, ठोस अवस्था में आकार निश्चित क्यों है? कोई कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताए ठोस अवस्था में आकार निश्चित होते हैं, क्या कारण है? ठोस अवस्था के आकार निश्चित है, इसका कारण बताएं आप मुझे। ठोस अवस्था के आकार निश्चित है, इसका क्या कारण है? आप मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। ठोस अवस्था में आकार निश्चित होता है, इसका क्या कारण है? देखिए बच्चों, ठोस अवस्था में क्या है ना कि थोड़ा आप अपने बारे में आप बताइए, थोड़ा आंसर बताइए तो हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। बताइए, ठोस अवस्था में आकार निश्चित है, इसका क्या कारण है? मैं कमेंट बॉक्स में आपके आंसर देखना पसंद करूंगा। बताइए, ठोस अवस्था में आकार निश्चित है और द्रव और गैस में आकार अनिश्चित है, बताएं प्लीज। आप कमेंट कीजिए, आपको जिस भी तरह का आंसर आता है, जो भी आता है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर कीजिए। आप लोगों के कमेंट हमारा हौसला बढ़ाएंगे। देखिए, आप कमेंट करेंगे तो हमें पढ़ाने में जोश आएगा, हमारा जोश दुगुना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। डाउट नेट में आप आए हैं तो आप अपने जो आंसर्स जो हैं, आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके आप आंसर लिखिए, तो निश्चित तौर पर हमारा जोश दुगुना होगा, तिगुना होगा और हम उस जोश से पढ़ाएंगे। जोश हमारा डबल होगा तो हमें मजा आएगा और हमें मजा आएगा तो आपको बहुत मजा आएगा। तो बताइए, तो देखिए मैं जैसा कि कमेंट पढ़ रहा हूं, ठीक है, संतोष बोल रहे हैं कण में रिक्त स्थान नहीं होता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राधे श्याम पटेल बोल रहे हैं दे आर क्लोजर टू ईच अदर, हाँ वो एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक है, बहुत बढ़िया। आकार निश्चित, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए सीधी सी बात है, देखो यार, ठोस अवस्था का मतलब क्या है? देखिए जैसे मान लीजिए ईंट है, तो ईंट के अंदर जो भी इसके अवयवी कण हैं वो एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं, बहुत पास पास, बहुत ही पास पास होते हैं। तो भैया इधर से कण आ रहा है, इधर से कण, ये दोनों कण एक दूसरे के पास पास, इधर से कण आ रहा है, इधर से, ये सारे कण एक दूसरे के नजदीक नजदीक, फिर यहां से भी आ रहा है, ऊपर से नीचे से, दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से, भैया सब जगह से कण एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं और बिल्कुल एक दूसरे के पास 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 बहुत नजदीक आ जाएंगे। कहने का मतलब ये कण एक दूसरे के नजदीक क्यों आ रहे हैं? सोचो थोड़ा, क्यों आएंगे ये एक दूसरे के नजदीक? क्यों आएंगे? लगाओ दिमाग, लगाओ थोड़ा, ये एक दूसरे के नजदीक क्यों आएंगे? क्योंकि इन कणों में जो आकर्षण बल है वो बहुत ही मजबूती का है, बहुत मजबूती से ये आकर्षण बल से बंधे हुए हैं, तो इनका आकर्षण बल बहुत उच्च होता है। तो आकर्षण बल उच्च होता है ठोसों में,
तो आकर्षण बल उच्च है, मतलब कि इनके बीच की दूरी जो है वो बहुत कम है, बहुत कम दूरी होती है इनके बीच की, इतनी कम होती कि सारे कण एक दूसरे के पास बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं। तो इसका मतलब दो कणों के बीच की दूरी, इसका दूसरा शब्द होता है अंतर आणविक दूरी। दो कणों के बीच की दूरी को हम अंतर आणविक दूरी बोलते हैं। तो अंतर आणविक दूरी जो होती है, अंतर आणविक दूरी निम्न होती है। क्या होती है? निम्न। लेकिन अंतर आणविक दूरी निम्न होने पे अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होगा? बहुत ही उच्च। तो अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होगा? बहुत ही उच्च होगा। ठीक है, तो अंतर आणविक आकर्षण बल उच्च और अंतर आणविक दूरी निम्न। चलिए, तो अब ठोस अवस्था में अंतर आणविक दूरी निम्न हो गई, गैस अवस्था में अंतर आणविक दूरी क्या हो जाएगी? अधिकतम। ठीक है, तो गैस अवस्था में अंतर आणविक दूरी अधिकतम हो जाएगी। थोड़ा सा यहाँ थोड़ा तकनीकी खराबी आ रही है, तो आप थोड़ा वेट कीजिए। अच्छा, आप मुझे बताइए घनत्व के लिए क्या बोलेंगे आप थोड़ा बताइए मुझे, घनत्व के लिए क्या बोलेंगे आप? देखिए यार, क्या है ना, थोड़ा अभी सिस्टम ऐसा है कि यार मतलब थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ रहा है, तो आप थोड़ा सा सब्र कीजिए। तो आपके पेशेंस का हम भी बहुत अप्रिशिएट करेंगे। आप हमारे एफर्ट्स को तो ये थोड़ा सा तकनीकी रूप से प्रॉब्लम है, इसको रिजॉल्व कर रहे हैं हम लोग। आप तब तक बताइए कि घनत्व उच्च होंगे ठोसों के, उसका क्या कारण है? हाँ, तो मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूंगा। डेंसिटी हाई होगी, नजिया मलिक। हाँ, और घनत्व उच्च होगा, आकर्षण बल उच्च होने। बहुत बढ़िया, प्रियंका गोलिया बोल रही है कि आकर्षण बल उच्च है। बहुत अच्छा सर, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूं और मुझे उम्मीद है आप भी कोरोना में बहुत अच्छे होंगे। राधेश्याम बोल रहे इन इंग्लिश। देखिए बच्चों, ये हिंदी का सेशन है, आपके लिए इंग्लिश की भी क्लास अरेंज की गई है, इंग्लिश की भी आपके लिए क्लास अरेंज की गई है। ठीक है, इंग्लिश का भी आपका अलग से क्लास होगा। ओके, और तरुण बोल रहे हैं एटम तरुण बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू, आप पे बहुत फक्र है हमें, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, हो सकता है आपकी आज गणित की जो क्लास है वो 8:30 बजे स्टार्ट हो, क्योंकि देखिए आप देख रहे हैं यार, थोड़ा सा अभी नया सिस्टम है, तो तकनीकी खराबी की वजह से हम क्लास को थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिए, तो आपकी गणित की क्लास थोड़ी लेट हो जाए, मतलब कि 8:30 तक स्टार्ट हो। अरविंद बोल रहे हैं उनके मोलिक्यूलर पास होते हैं। हाँ, उनके अणु पास होते हैं, मतलब कि अणु पास, अविविकर्ण पास होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नजिया मलिक, वॉल्यूम नहीं होता है, वॉल्यूम नहीं होता है का क्या मतलब है? नहीं, थोड़ा अच्छे से आंसर लिखिए आप अपना। आपके आंसर को हम बहुत अप्रिशिएट करें, मतलब मुझे बहुत मजा आ रहा है आपके कमेंट पढ़ के, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों में हमसे भी ज्यादा 3 गुना ज्यादा जोश है आपके अंदर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। 10th क्लास के, अरे यार आप 10th क्लास के लिए आपका सेशन स्टार्ट होगा डेफिनेटली, 10th की क्लास स्टार्ट होगी डाउटनेट पे, आप तब तक के लिए वेट करें। प्रिंस कुमार गुप्ता, रिजिडिटी, ठीक है, चलिए रिजिडिटी की बात करेंगे। चलिए और क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए यार, ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है, अगर मैं इनको यहाँ पे ना भी बताऊं तो आप सीधा मुझे आंसर करके बता दें। चलिए आप मुझे बताइए कि इनकी मतलब संपीड्यता क्या होगी? चलिए बताइए, संपीड्यता के बारे में क्या कमेंट करेंगे? संपीड्यता बताइए क्या होगी? ठोसों की संपीड्यता क्या होगी? संपीड्यता ठोसों में उच्च होगी, निम्न होगी या मध्यवर्ती प्रकार की होगी? होमवर्क भी दिया जाएगा, प्रियंका गोलिया होमवर्क दीजिए, ठीक है।
बिल्कुल होमवर्क दिया जाएगा आपको, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन, देखिए बच्चों एक बात सुनिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमने जो पढ़ाया है उसके नोट्स और उसके अंदर आपको उदाहरण, प्रश्न और जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सारी आपको उसमें मिल जाएंगी, ठीक है। ठीक है, घनत्व क्या होगा, ठीक है, मैं आंसर देख रहा हूं, स्वाति बोल रहे हैं अधिक होगी, राजेश्वर सिंह साहब बोल रहे हैं अधिक, उच्च, बहुत अच्छा, तरुण सॉलिड में उच्च, बहुत बढ़िया। तो यार देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैस, मतलब ठोस, द्रव और गैस तो मुझे खुद को बताने, मुझसे ज्यादा तो आप जानते हैं, बहुत अच्छा यार, बहुत मजा आ गया, बहुत जबरदस्त, ये हुई ना बात। संतोष पांडे, संतोष बताएंगे मुझे, निम्न लिखा है संतोष ने, संतोष मुझे बताएंगे निम्न कैसे होता है घनत्व। ठोसों की संपीड्यता उच्च होती है, उच्च बता रहे हैं अभय कुमार, उच्च कैसे होती है वो बताएंगे, अभय कुमार बताएंगे उच्च संपीड्यता कैसे होती है। हाई होगी, संपीड्यता बोल रहा हूं, आप संपीड्यता का मतलब समझते हैं, जिन पे आप दाब लगा सकते हैं, दाब लगा करके अणु को और पास ला सकते हैं। आप सोचिए ठोसों के अंदर अणु जो है वो पहले से ही बहुत पास पास है, मतलब कि दो अणु हैं, तो एक अणु यहां से आ रहा है ना, इस तरह से दो अणु, मान लीजिए दो अणु है आपके पास में, ठीक है, ये दो अणु है, दोनों एक दूसरे के पास पास। अब इन दोनों अणुओं के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम है, बहुत ही कम। तो अगर रिक्त स्थान कम है तो क्या ये अणु एक दूसरे के और पास आ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो अणु एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। जब अणु एक दूसरे के पास नहीं आएंगे तो उनमें संपीड्यता कैसे होगी? संपीड्यता का मतलब ये होता है कि अणु एक दूसरे के क्या हो और नजदीक आ सकते, अणु एक दूसरे के नजदीक नहीं आते, ठीक है। तो इसका मतलब इनकी संपीड्यता निम्न होती है, संपीड्यता इनकी निम्न होती है। कोई बात नहीं, अभय कुमार सर सॉरी गलत टाइप हो गया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, गलती सबसे होती है, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड बच्चों। देखिए संपीड्यता इनकी निम्न होती है, फिर से सुन ले, आप आंसर गलत बता रहे हैं, प्लीज सुन ले। अणु एक दूसरे के बहुत नजदीक है, भाई नजदीक है तो उनके बीच में स्थान उपलब्ध नहीं है, तो आप उनको और पास कैसे ला सकते हैं? आप उनको और नजदीक नहीं ला सकते, मतलब कि संपीड्यता क्या होगी? निम्न। तो इनकी संपीड्यता क्या होती है? निम्न। चलिए, तो संपीड्यता निम्न, तो चलिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा? अंतराण्विक दूरी निम्न होती है ठोसों में। चलिए अब बात करते हैं यहां द्रव की, यहां आ जाएगा अंतर आणविक आज का सेशन हमारा लगता है तकनीकी खराबी की वजह से ही निकल जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि किसी प्रकार का ये फंक्शन नहीं कर रहा है हमारा जो सिस्टम है। चलिए हम इसको बोल करके समझ लेते हैं। चलिए, तो ये है संपीड्यता की बात की, इसमें और संपीड्यता नहीं होती, ये एक दूसरे के नजदीक और नहीं आ सकती, ठीक है। चलिए बच्चों एक काम करते हैं, हम इस सेशन को कल करते हैं ना, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो आज बहुत ज्यादा टेक्निकल एरर बहुत ज्यादा आ रही है, प्रॉब्लम। आप एक काम करें, आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, हम इसे नेक्स्ट टर्न पे लेंगे निश्चित तौर पे, आप तब तक के लिए वेट कीजिए। आपका होमवर्क ये है कि आप ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों में आप अंतर पढ़ गए आइए। 9वीं 10वीं कक्षाओं में आपने एनसीईआरटी की, आपकी बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, जो भी वहां पे अपने बुक्स में पढ़े हो वो आप अंतर पढ़ के आइए। आप इनको हम नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। थोड़ा तकनीकी रूप से खराबी आ रही है हमारे सिस्टम में, हम उसको सुधार करके और अगले टर्न पे आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। और किसी प्रकार की असुविधा हुई हो तो उसके लिए हम डाउट नेट की तरफ से आपसे सॉरी मांगते हैं, और आप भी थोड़ा समझेंगे और हम भी अपने आप का बेस्ट एफर्ट लगाएंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक को ओपन कीजिए, आपको वहां चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। आप वहां जाइए और जा करके वहां जो भी थ्योरी दे रखी है आपको, जो भी आपको उसमें पॉइंट दे रखे हैं उनको रीड कीजिए, जिसको हम नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आज की जो भी असुविधा हुई उसके लिए हम तहे दिल से आपसे सॉरी मांगते हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है, आज हमारा सिस्टम थोड़ा काम नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कोरोना का टाइम है, आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, घर पे सुरक्षित रहिए, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो हम आपके साथ में हैं, हम अगले टर्न पे इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।
मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।